मैं ना सेकंड रहने में बिलीव नहीं करता। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी और अभी भी आपने कही कि आप नॉलेज और हैबिट में अगर आप बात करेंगे तो आप हैबिट को चूज़ करेंगे नॉलेज के ऊपर अगर देखा जाए। ये नॉलेज वाले सब बकवास है। मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है? पहले तो नहीं होती थी मोटिवेशन की ज़रूरत। हर फील्ड में डिफरेंट करने के लिए जगह है, मीडियोकर की कहीं जगह नहीं। 40 साल का आदमी हफ्ते में 2 ही दिन ऑफिस जाता है और 4-4 घंटे के लिए जाता है। औसत आदमी से सलाह मत करो। स्टार्ट विथ वॉट एवर यू हैव एंड स्टार्ट नाउ। कुछ लोगों में ज़बरदस्त काबिलियत होती है कि वो अपने शब्दों को इतने कन्विक्शन के साथ रखते हैं कि लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग उनकी बातों से इंस्पायर और मोटिवेट होते हैं। एक बात जहन में आती है कि ऐसी क्या क्वालिटी होती है इन लोगों में? क्या उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं या इंटेंसिव रिसर्च होती है या और कोई वजह? इसी वजह को जानने की कोशिश करेंगे आज के हमारे पॉडकास्ट में। हमारे आज के गेस्ट हैं renowned motivational speaker, author, 3 times Guinness World Record holder, Dr. Ujjwal Patni. Welcome to Unscripted ज़िंदगी विद कीर्ति, डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। डॉक्टर पाटनी, आपकी जितनी बातें, आपके टॉक शोज़ और आपके जो भी सेमिनार्स या प्रोग्राम्स रहते हैं, उसमें आप जिस तरह की बातें करते हैं, लोगों की ज़िंदगी 360 डिग्री एंगल पर चेंज हो जाती है, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में कब और कैसे टर्निंग पॉइंट आया कि आप एक छत्तीसगढ़ से छोटे से स्टेट से निकल के आज वर्ल्ड फेम मोटिवेशनल स्पीकर बन पाए? एक्चुअली ये छोटा स्टेट, छोटी जगह, मेरे को लगता है ये सब मेंटल स्टोरीज है। ठीक है, ये कभी कभी हम लोग फाइट नहीं करने का एक बढ़िया वाला एक्सक्यूज सेट करते हैं कि मैं छोटे स्टेट से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मेरे को ये सब बातें समझ नहीं आती, मेरे कान में इसके लिए सेंसर है। और मैं ये भी मानता हूँ कि कोई कभी भी चेंज हो सकता है। आज यदि आप मेरे को यहाँ बैठे हुए देख रही हैं और बड़ा फेमस में नज़र आ रहा हूँ, लेकिन मेरा चाइल्डहुड बहुत ख़राब था। मैं स्कूल में एक डफर था और बहुत मुश्किल से पास होता था और मैं मतलब ऐसा रेटेड था कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस तरह की बातें आप करते हैं और इतना मोटिवेट लोग हो जाते हैं, इंस्पायर भी हो जाते हैं, अमूमन ये कहा जाता है कि इस तरह का जो इंसाइट हम कहें, लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं या कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जिनकी वजह से आता है। और आपका चाइल्डहुड भी काफ़ी अगर कहा जाए तो बहुत स्मूथ नहीं था एक तरीके से। क्या ये भी एक वजह रही कि आप इतने बहादुर बन पाए और आपने इस तरह की चीज़ों को ऑप्ट किया? मैं इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं ढूंढ सकता, लेकिन हालांकि सफल होने के बाद कहानियां बनानी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं जब क्लास 1 में था तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए और एक फादरलेस चाइल्ड का थोड़ा तो टफ चाइल्डहुड होता ही है, तो कोई गाइड करने वाला नहीं होता उतना। और मेरा पढ़ाई की तरफ इंक्लिनेशन उतना था नहीं, व्यापारियों की फैमिली थी, तो मैंने शतरंज खूब खेला, स्टेट वगैरह गया साइड। हाँ, एक चीज़ मैं जानता था, मेरे ना 2-3 बचपन के सिद्धांत थे जो मैं आज भी सिखाता हूँ। एक, मैं ना सेकंड रहने में बिलीव नहीं करता, ऑलवेज बी फर्स्ट। मेरे को ये रहता है कि जो भी है ना सबसे बड़े स्केल पे खेलो। तो मैं बड़े खेल में यकीन करता था, डिबेट करना है तो नेशनल जाना है, नीचे का मैं कुछ नहीं जानता था। और दूसरा क्या है कि एक और मेरा कारण रहा, मैं ना कहीं भी जाने के लिए बचपन से साथ नहीं ढूंढता था, तो मेरे को इससे कभी कोई मतलब नहीं रहा कि मैं वहां कोई जा रहा है कि नहीं। सेकंड, एक और हैबिट, मैं हैबिट का चैंपियन हूं, तो मैं ना कभी सेकंड रो में नहीं बैठता। इवन मेरे को ना प्लेन में भी सेकंड रो डिस्कम्फर्ट दे देती है, मेरे को अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ फ्रंट रो एक साइकोलॉजी, फ्रंट में कौन बैठता है? जो इंपॉर्टेंट होता है। फ्रंट में बैठने वाले को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो पीछे नहीं चाहिए, आगे बैठेंगे। एक मीटिंग में बैठे तो टॉप मोस्ट आदमी के बाजू में बैठेंगे, क्योंकि उनका ऑरा, उनकी बातें, उनकी सोचने का तरीका, वो सब आपको रब करता है। तो चाइल्डहुड ट्रबल जरूर था, लेकिन सपने हमेशा से बड़े थे। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी और अभी भी आपने कही कि आप नॉलेज और हैबिट में अगर बात करेंगे तो आप हैबिट को चूज़ करेंगे नॉलेज के ऊपर अगर देखा जाए। और ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है। यूजुअली ये कहा जाता है कि भाई आप नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज से आपको लोग पहचानेंगे। तो ये हैबिट का जो आपका फॉर्मूला है, और आई थिंक आप हर जगह ये बताते भी हैं, ये कितना कारगर होता है?
मैडम हम तो नॉलेज के डायरिया डिसेंट्री के युग में जी रहे हैं। एक Of ही course, दिन of के course. व्हाट्सएप में इतना नॉलेज आता है कि एक जन्म उसी से निकाल लो आप, अगले दिन कुछ भी मत पढ़ो, आप छोड़ दो सब कुछ पढ़ना। द डिफिकल्टी इज व्हाट टू सेलेक्ट। एक गूगल देवता में एक बटन दबाओगे इतना नॉलेज देता है कि आपको फेक और सही नॉलेज में भी डिस्टिंक्शन करना मुश्किल हो जाता है। वेरी ट्रू। नॉलेज इज रबिश। यदि नॉलेज सब कुछ होता तो लाइब्रेरियन दुनिया का सबसे सफल आदमी होता। आप उसके सामने एक डायलॉग मारोगे, उसको पूरा पता होता है कि वो कौन सी बुक के कौन से चैप्टर के कौन से पेज का डायलॉग। जिन लोगों ने अंबानी, अडानी, गेट्स और जॉब्स को पढ़ाया है उनको होना चाहिए फिर सबसे बड़ा। किसको नहीं पता कि गुस्सा करने से संबंध खराब होते हैं, फिर हर घर में आधे आदमी को गुस्सा क्यों है? किसको नहीं पता कि स्मोक नहीं करना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए? नॉलेज वाले सब बकवास है। ओनली हैबिट मैटर करेगी। आप 100 चीजें जानने की जगह एक चीज करना शुरू कर दीजिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक ही चीज, आप कोई इतनी सी, आप दिन में 5 आदमी की तारीफ करना शुरू कर देंगे एक हैबिट अपना के, तो 1 महीने में 150 और 1 साल में 1800 ब्रांड एम्बेसडर होंगे आपके मार्केट में। पेरेंट्स आए थे, उन्होंने बोला सर हमारे बच्चों में लीडरशिप नहीं है, वो ना रिस्पॉन्सिबल नहीं है सर, उनको समझाओ सुनते नहीं है। मैं बोला समझाते हो इसीलिए तो नहीं सुनते, वो आपके साथ कोने में भी नहीं बैठना चाहते क्योंकि आप ज्ञान देते हो उनको जरूरत से ज्यादा। ठीक, और वो भी ज्ञान आप अपना दे रहे हो, उनकी जनरेशन टोटली अलग है। आप उनको बैठा बैठा के 100 साल पुरानी कहानी सुनाते हो, हमारे पास तो साइकिल थी, हम तो इतने गरीब थे। अरे उनको क्या करना है, आपके पापा ने नहीं कमाया था भाई, उनके पापा ने कमाया। तो अब आप फिर से बोलोगे क्या मुकेश अंबानी के बच्चों को कि जा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना शुरू कर? मैं बोला घर में कैप्टनशिप की परंपरा शुरू करो। कैसे? मैं बोला घर में भी आपको लगता है खूब लाइट पंखा चालू, एसी चालू छोड़ देते हैं, आप ना एक बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी कैप्टन बना दो और यहाँ पे ना उसके लिए बैज बनवाओ, ड्रामेबाजी करो। जिंदगी में ड्रामा बहुत जरूरी है। वो स्कूल में एक बैज के लिए जान दे देते हैं। ठीक है, टीचर ऐसे थपकी दे दे, आज मेरे को टीचर नहीं है बोला, तो उसको है ना इलेक्ट्रिसिटी कैप्टन का बैज, रोज स्कूल से आएगा और अपने कपड़े में बैज लगा लेगा और उसको पावर रहेगा कि वो अपने दादा को, दादी को जाके बोल सकता है आपके कमरे की लाइट क्यों चालू है, बंद करके आइए। दादाजी आप डेली लाइट चालू छोड़ के जाते हो? तो दादाजी ने बोला अच्छा बहुत सीख के आया। तो फिर मेरे को कप्तान क्यों बनाया जब मेरी बात नहीं सुनना है? तो उनको समझ आता है कि इफ समवन गेट्स द अथॉरिटी देन अदर्स मस्ट फॉलो इन लाइन। ये जो आपने बहुत ही अच्छी चीज़ कही कि जो आज के पेरेंट्स होते हैं, आज की जो जनरेशन में बच्चों को इस तरह से ज्ञान बांटा जा रहा है फैमिलीज़ में, लेकिन एक चीज़ और देखने को मिल रही है यंगस्टर्स में जो हम देख रहे हैं आज, जैसा आपने कहा कि नॉलेज, मोटिवेशनल स्पीकर्स और बला बला चीज़ें फेसबुक पे, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है? पहले तो नहीं होती थी मोटिवेशन की ज़रूरत। देखिए पहले ना आप अपने पापा को सुपरमैन मानते थे। ऑफ कोर्स, जो पापा हैं तो दुनिया में सबसे अच्छे हैं। अभी का बच्चा अपने पापा को रोल मॉडल नहीं मानता, वो उसके जैसा बनना नहीं चाहता, उसको बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग सब दिख रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं नहीं है, पहले भी मोटिवेशन के दूसरे तरीके थे, लेकिन सपने छोटे थे। अभी सबके सपने ग्लोबल है, अभी दुनिया मुट्ठी में है वास्तविकता। और वो जब मैच नहीं कर पाते तो वो इम्बैलेंस आता तो है। इम्बैलेंस आता है। और अभी के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए पहले हर घर में 2-4 आवारा मिलते थे। अभी एक बच्चे की सैलरी जरा सा कम होती है, वो अंदर से हिल जाता है। वो हर दिन एक कंपनी स्विच ओवर करके कैसे भी सैलरी बढ़ाने की कोशिश करता है, शहर छोड़ने को तैयार रहता है सब। पहले शहर नहीं छोड़ते थे, एक ही छत के नीचे 10-10 बैठे रहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें, हम जिस तरह का समाज देख रहे हैं, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज़ में रहने वाले लोग भी डिप्रेशन, और अब तो इतना मेंटल टेबू भी नहीं रह गया है। अगर मेंटल इलनेस है तो आप अच्छे से बात कर सकते हैं, लोगों के पास जा सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट ये जो रेट, मतलब जो पूछने का जो मेरा रीज़न था कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या ऐसी आपको ऐसी वजह लगती है कि ये जो पूरा सिनेरियो आज के सोसाइटी में स्पेशली यंगस्टर्स में बना है, वो क्यों बना है ऐसा? कि वो वैल्यूज से स्टिक नहीं है, जैसे आपने कहा कि हैबिट, एक चीज़ को छोड़ करके वो 10 चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मोर चॉइस लीड्स टू मोर कंफ्यूजन। फर्स्ट इज ऑप्शंस, सेकंड इज एक्सपेक्टेशंस, थर्ड इज कंपैरिजन। तो उनकी खुद से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, पेरेंट्स की भी उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। ठीक, आज बच्चा थर्ड आता है, मम्मी पापा खुश नहीं होते, सेकंड क्यों नहीं आया, कहाँ तेरे नंबर कट गए, अरे पहले थर्ड की पार्टी तो कर ले। तो वो चला गया, तो उनको लगता है कि हम जरा भी नीचे छूट जाएंगे तो हम नजरें कैसे मिलाएंगे। एंड थर्ड इज कंपैरिजन। अब आप अपने बच्चे को प्रोडक्ट के रूप में बिल्ड करना चाह रहे हो, उसको डांस भी आना चाहिए, उसको गाना भी आना चाहिए, उसको इंग्लिश भी आनी चाहिए, उसको स्पोर्ट्स भी आना चाहिए, वो धूप में खेलना भी नहीं चाहिए। माँ बाप का अरे प्रोडक्ट थोड़ी बना रहे हो। आज के युवा को आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह का बिजनेस
या कौन से ऐसे फील्ड्स हैं, क्योंकि बिकॉज बच्चा कन्फ्यूजन में भी बहुत रहता है, जहाँ कंपैरिजन है, जहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस है, तो वहाँ पे वो कन्फ्यूजन भी बहुत अपने आप क्रिएट होता है। तो आज का युवा अगर चाहे कि उसको एक पर्टिकुलर ऐसा फील्ड, बिजनेस के फील्ड में जो कि आगे बहुत एक्सेल कर सकता है, ऐसे कौन से फील्ड हैं जो हमारे युवा वहाँ पर अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं? अभी एक क्रेड करके प्लेटफॉर्म आया, उसने क्या किया कि बहुत सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे, उसने बोला मेरे थ्रू यूज कर लो बस आप। ठीक, तो हर फील्ड में आप देखेंगे कि थोड़ा सा भी डिफरेंटली, यदि आप आउट ऑफ बॉक्स, या तो आपका कोई प्रोडक्ट में कटिंग एज हो, या आपकी कोई सर्विसेज में कटिंग एज हो, या आपका प्रोडक्ट किसी की लाइफ को इजी करता हो, या उसको घर बैठे कोई चीज डिलीवर कर देता हो, हर फील्ड में डिफरेंट करने के लिए जगह है, मीडियोकर की कहीं जगह नहीं है। मैं अभी मेरे पार्टिसिपेंट्स के अंदर 10,000 जॉब 24 घंटे में क्रिएट कर सकता हूं। हम सब मरते हैं, अच्छा सेल्समैन नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा पेंटर नहीं मिलता, अच्छी बाई नहीं मिलती, अच्छा ड्राइवर, तो अच्छे की कमी है, भीड़ तो बहुत है, आप अच्छे बन जाइए, कोई भी काम आप अच्छे से करिए, वहां जगह है। कोर्ट में 10,000 वकील खाली बैठे रहेंगे और वहीं पे एक वकील 1 करोड़ रुपया ले लेता है हियरिंग का। सोच के देखिए, हर फील्ड में जो भी डिफरेंटली करेगा, अपने आप को डिफरेंटली प्रेजेंट करेगा, और इजी सक्सेस मत मांगिए। आजकल लोगों को सजा के चाहिए, वो नहीं मिलेगा भाई। इजी सक्सेस मत मांगिए, आप जर्नी को तय कीजिए, और तय करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा, क्या दिक्कत है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, इतने अलग अलग फॉरेक्स मार्केट की बात हो, चाहे शेयर मार्केट की बात हो, चाहे बिजनेस वर्ल्ड की बात हो, या रिलेशनशिप टिप्स की बात हो, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक व्यक्ति उसको इतने सारे फील्ड्स का इंसाइट इतना बारीकी से है? मैं ब्लेस्ड हूँ, उसका कारण ये है। नहीं, आप बताना नहीं चाहते? नहीं, बता रहा हूं मैं आपको। मेरे में कॉमन सेंस बहुत तगड़ा है। मैं हर आदमी जिससे मिलता हूं कीर्ति जी, मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं बहुत तगड़ा ऑब्जर्वर हूं। मेरे लिए ना हर आदमी रॉ मटेरियल है। मैं ना प्लेन में बैठता हूं, बहुत मजा आता है मेरे को। मैं ना इधर वाले से, जैसे मेरे को नहीं पहचाना तो मैं बात छेड़ दूंगा उससे। मेरे बाजू की सीट पे एक चाय कंपनी का जीएम आ गया, उसने मेरे को नहीं पहचाना, बहुत बढ़िया, मैंने ऐसे ही शुरू किया। और चाय कैसी कैसी आ रही है आजकल, ग्रीन टी क्या होती है, फला क्या होती है, ब्लैक कॉफ़ी, वाइट कॉफ़ी, ग्रीन कॉफ़ी, दुनिया की सबसे महंगी चाय। मतलब मैंने उसको उतनी देर ही सांस लेने दिया जितनी देर उसने मील्स लिया। मतलब उसका वजन 1-1.5 किलो कम हो गया होगा फ्लाइट में। और मैं जब नीचे उतरा प्लेन से, उसके बाद यदि मेरे को कोई चाय कंपनी बुलाएगी ना स्पीच के लिए, तो उसको लगेगा पाटनी साहब 4 जनरेशन से चाय का धंधा कर रहे हैं। ठीक, तो द बेस्ट थिंग इज, मैं ना ज्ञान देता नहीं कहीं पर, मैं ज्ञान लेता हूं। मैं खाली स्टेज पे ज्ञान देता हूं, मैं बहुत गजब का श्रोता हूं। मैं ना हर महीने 2 बार ना खुद मैसेज करके किसी आदमी से मिलने जाता हूं, कितना भी टाइट शेड्यूल हो मेरा। तो मैं लास्ट वीक, मान्यवर जो चेन है उसके मालिक है रवि मोदी, 41 साल की उम्र है, 27,000 करोड़ की कंपनी है, जो कि इस साल 30,000 करोड़ हो गई होगी 41 में। और उन्होंने स्टार्ट किया था 10 साल पहले, 12 साल पहले। अब उनके घर में पहुंचा, अच्छा मैं ये नहीं सोचता मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं, मैं मैसेज करता हूं, मिलने आना चाहता हूं, गप मारूंगा 2-4 घंटा फुर्सत में बैठना। घर पहुंचा, आराम से बैठे, पता चला भाई 41 साल का आदमी हफ्ते में 2 ही दिन ऑफिस जाता है और 4-4 घंटे के लिए जाता है। शहर से 2 घंटा दूर अपना घर बना के रखा है ताकि लोग मिलने ना आए, जंगल में घर बना के रखा है। ठीक, घर में 60 खरगोश और 2 डॉग हैं। 60 खरगोशों को खाना खिलाते, डेली 2 डॉग को खाना खिलाते, 3 घंटा उसमें लगता है, 2 घंटा लॉन टेनिस खेलते, जिम करते हैं, और महज 3 घंटे काम करते हैं, और कंपनी हर साल डबल हो रही है। ये कैसे पॉसिबल है? प्रोडक्टिविटी। हम क्या सोचते हैं, बिजी रहना अच्छी बात है। मेरे को तो कोई बोलता है सांस लेने का टाइम नहीं, मैं बोलता हूं ले भी क्यों रहा है। यदि कोई किसी के मुंह से निकल गया ना बहुत बिजी हूं, इसका मतलब बहुत ही बैडली मैनेज्ड हो। हमारे यहाँ क्या बिजी को मानते हैं, और मैं प्रोडक्टिविटी को मानता हूं। मैं मानता हूं जितने सफल आप हैं, आपको उतना खाली रहना चाहिए। क्योंकि सफलता का मतलब आपके सेकंड लाइन आ जाएगी, आपके 3rd लाइन ऑफ लीडरशिप आ जाएगी, आपके HODs आ जाएंगे, तो फिर आप क्यों बिजी हो। जो वैल्यूज़ की आपने बात कही, और आप अपनी लाइफ में भी बहुत सारी वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं, और जिस तरह का आपने कहा कि आपका चाइल्डहुड कभी ट्रबलसम आपको नहीं लगा, या कोई एक्सक्यूज़ आपने उसको नहीं दिया, क्योंकि आपके फादर जब आप क्लास 1 में थे तब नहीं रहे, और जब आप कॉलेज में आए तब आपकी मदर भी नहीं रही, और विदाउट पेरेंट बीइंग अ एल्डेस्ट चाइल्ड, आप अपनी फैमिली में, आपके 2 छोटे भाई हैं,
उनके साथ आपने एक वैल्यू सिस्टम को बना करके रखा। तो आपको लगता है कि वैल्यू जो है वो एक सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बाइंडिंग या बॉन्ड बना करके रखती है? वैल्यू मेरी धड़कन है एक्चुअली। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में टोटल लाइफ में एक ही कमी है, ना मेरे पास पैसे की कमी, ना प्रसिद्धि की कमी, ना नेटवर्क की कमी, और भगवान इतना जो सोचता हूँ वो हो जाता है, जो आदमी को याद करता हूँ उसका फ़ोन आ जाता है, जिसको मैं कोई काम बोल दूँ मेरा काम हो जाता है, और इतना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया कि सब मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ या वैक्यूम है, मेरे को अपने माँ बाप की कभी सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। एक मेरी मम्मी का इतना खराब, जब मैं छोटा था, क्योंकि क्लास 1 में पापा गए थे, वहाँ से जब तक मैं ग्रेजुएशन किया तो उस पीरियड में जो मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी का प्रोडक्ट हूँ बेसिकली, तो मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी जाना करके देख। आजकल की माएँ क्या बोलती है, देख लो हैं, सोच लो फिर से करना है कि नहीं, तुमको आता नहीं है बाद में मत बोला। मेरी मम्मी बोलती जाना करके देख, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार जाएगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा, हार जाएगा। तो मेरे जीवन का पहला डिबेट एक भाषण था, हाफ पैंट पहन के जैन मंदिर में बैठा हुआ था, तो एक जस्ट ए मिनट करके प्रोग्राम होता था, पहले उस जाके चिट निकालना पड़ता है और जो आता है उसको 1 मिनट बोलना पड़ता है। गया, मम्मी बोली जा जा जा, जिंदगी में पहली बार माइक कैसा होता है उसी दिन देखा, जा जा जा। गया, पर्ची निकला परोपकार, मीनिंग ही नहीं मालूम परोपकार क्या होता है। तो किसी से हाजी बाजी पूछा इसका मतलब क्या होता है, एक ने बोला दूसरे की मदद करना। तो मैं जिंदगी में इतना सा था, मतलब हाफ पैंट में बाथरूम करता था उस वक्त, और मैं बढ़िया कहानी सुनाया। एक रामू था, एक श्यामू था, एक बुढ़िया जा रही थी, रामू उसको देख के आगे बढ़ गया, श्यामू ने बुढ़िया को पकड़ के सड़क पार कराया, बोलो कौन है परोपकारी, खत्म। और वहां अवार्ड मिल गया। तो वैल्यूज मेरे दिमाग में चलती थी हमेशा से। तो मेरे को ये लगता है कि वैल्यूज के बिना आप लंबी दूरी तक जा ही नहीं सकते। और इंडियन कल्चर की रिचनेस हमारी वैल्यूज है, हमारी फैमिलीज हैं। कोविड में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म क्यों किया, हमारे पास सपोर्ट सिस्टम था। फैमिली कभी भी हमारे, आज भी किसी क्या कोई डेथ हो जाए, कोई कम उम्र में भी कुछ हो जाए तो परिवार उसको संभाल लेता है, लेके आगे चल पड़ता है। हमारे एक जन बीमार होता है 20 लोग सेवा करने आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ अलग, बहुत ही अलग देश है। हमको वैल्यूज से जीतना है। तो मैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन को कोच करता हूँ, वहाँ हम कैसे शुरू करते हैं, सुबह प्रार्थना कंपलसरी, एक दूसरे को रे बे तू नहीं कर सकते, हम सेट करते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मालिक को चाय पिलाने वाले को सर बोलना पड़ता है। 10,000 करोड़ का मालिक चाय पिलाने वाले बोलता है राजू सर एक कप चाय पिलाओ ना। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन। अब जब मालिक स्टाफ को और सीनियर एचओडी सबसे जूनियर स्टाफ को सर और मैडम बोल रहा है, तो फिर कस्टमर रे बे तू कैसे कर लेगा वहां। हर ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। हर परिवार में प्री डिफाइंड वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। जैसे मेरे जब मम्मी की डेथ हो रही थी, यहीं सेक्टर 9 हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है, उस वक्त मैं डेंटिस्ट था, डेथ हो रही थी, तो मैं बाजू में बैठा था। तो मेरी मम्मी कई साल से बेड पे थी, बेड सोर्स थे उनको बहुत सारे, लास्ट में 10-12 किलो की रह गई थी वो, और 48 की एज में चली गई थी। तो वो मेरा हाथ पकड़ी हुई थी, तो अचानक लास्ट में ऐसे हाथ को उन्होंने प्रेस किया। मैं ही अकेला ही था संयोग से, देखिए कोई नहीं था, मेरे भाई नहीं थे उस वक्त। तो मेरे को लगा वो ना हाथ से कुछ बोल रही है मेरे से, तो मैंने ना हाथों की भाषा को उस दिन रीड किया। शरीर की अपनी एक भाषा होती है। कई लोग आपको कुछ नहीं भी बोलेंगे ना, तो भी आपको उनके पास सुकून की फीलिंग होती है, ऑरा, वाइब्स, भाषा, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने वो हाथ को फील किया। मेरे को लगा मेरी मम्मी बोल रही है कि तू अपने भाइयों को संभाल कर रखना, ऐसा वो बोल रही है मेरे को। गैप हमारे बीच 2-2 ही साल का है, लेकिन मेरा मेंटल गैप उनसे 25 साल का। तो मैंने उसी दिन एक निर्णय लिया कि जब तक इनके बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे ना, इनको मैं और ये एक साथ ही रहेंगे। तो रेयरली आपको ऐसे परिवार मिलेंगे जिसमें माँ बाप दोनों ही ना हो, घर में 3-3 बहुएं आ जाए, 8-8, 9-9 बच्चे हो जाएं, और उसके बाद भी वो एक छत के नीचे 25 साल रहे। हम आज भी एक छत के नीचे। अब जरूर मैं बोल रहा हूँ कि चलो अब स्पेस हो गया ना, और लिटिल इंडिविजुअलिटी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने मन में सोचा था सबके बच्चे 8th पार कर लेने चाहिए। मैं इसको अपनी अचीवमेंट मानता हूँ, क्योंकि परिवार में बाप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन भाइयों का आपस में वो सेटलमेंट होना, वो होना। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे फैमिली हो, वैल्यू सिस्टम शुड बी डिफाइंड, इवन इट शुड बी रिटर्न्ड, एंड देयर शुड बी अ फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कोविड की बात कही कि कोविड में किस तरह से हमने जो इमोशनल एंगल तो हमने देखा, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी देखने को मिला कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था वो बहुत ज़्यादा चल निकला और इतने यूट्यूबर्स आ गए।
मतलब बाहर आ गई बिल्कुल जिस तरह से, और उसमें से जो थोड़ा सस्टेन कर पाए, कुछ चले भी गए। तो ऐसी क्या वजह आपको लगती है कि आने वाले समय में भी कि तभी ये क्वालिटी होने से ही वो चीज़ फ्लरिश करेगी, अदरवाइज वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? इस कैरियर में ना एंट्री बहुत ईजी है, क्योंकि मोबाइल आपके पास है, आपका कैमरा हो गया, स्टैंड 200 का आया, माइक 500 का आया, तो आप किसी भी दिन बैठो और शुरू हो जाओ। लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल उन्हीं का होगा जिनकी कंटेंट में कुछ डेप्थ होगा या शौक होगा। शौक का मतलब आप कपड़े लगते उतार के कुछ ड्रामा कर दो, ठीक है, या कहीं फ्लैश मॉब की तरह डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो और यदि जरा भी नॉलेज के साइड में आना है, कुछ पढ़ाना, तो कंटेंट में जिनकी डेप्थ होगा, क्योंकि पब्लिक का टेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। वो यदि 20-30 सेकंड के अंदर उनको हुक नहीं मिला ना, वो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। सस्टेन करना वहाँ पर आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो हैबिट्स आपने बताई, वो कुछ हैबिट्स कई बार थोड़ा सा नेगेटिव उसमें भी चली जाती हैं, और हर किसी व्यक्ति की वो पर्सनालिटी नहीं होती कि वो उसको कैच कर पाए या उस तरीके से कर पाए। तो अगर आज का युवा उज्जवल पाटनी जैसा बनना चाहता है, कॉन्फिडेंट पर्सन, तो उसे क्या करना चाहिए? मेरी 2-3 सलाह रहेगी बहुत, जिसको मैं कहता हूँ कि बिल्डिंग के ऊपर के इंटीरियर को आप कई बार चेंज कर सकते हो, न्यू तो नहीं बदलते ना। बिल्डिंग ऊपर से कितना ही मॉडिफाई कर लो, न्यू तो एक बार बनती है और स्टैंडर्ड तरीके से बनती है। मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, हजारों अचीवर से मिलता हूँ, और मैं पाता हूँ कुछ क्वालिटीज उनमें कॉमन है, और वो फंडामेंटल में कोई ट्रिक व्रिक नहीं चाहिए, वो एकदम स्टैंडर्ड है। पहली चीज, क्वालिटी लोगों के साथ आप वक्त बिताओ। तो अपना फ्रेंड सर्कल पहले देख लो, आपको साफ साफ दिखेगा ये हल्का आदमी है, कल बड़ा नहीं बनेगा। आपको ना दिखता है, लेकिन हमको क्या है, जिनके साथ मजा आता है उनके साथ टाइम बिताते। दिक्कत ये है, तो हमको अपने अधिकांश वक्त को उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो विजनरी हैं या कल कुछ बड़ा करेंगे। रूल 1। रूल 2, औसत आदमी से सलाह मत करो। हम क्या करते हैं, अपने आसपास जो इजीएस्ट अवेलेबल आदमी है उससे पूछ लेते हैं, वो अपने चश्मे से आपको बता देता है, वो अपने जो उसका थॉट प्रोसेस है, उसका जो कंसेप्ट है उसे आपसे बता देता है, आप उसी को अपनी जिंदगी की हकीकत मान लेते हैं। यदि मैं मान लिया होता तो अभी कहीं पे छोटा मोटा कुछ काम कर रहा होता। मेरे को सब बोलते तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे को कुछ नहीं आता, तू आवारा है। मैं मानता ही नहीं था हल्का खुद। मैं बोलता था पढ़ नहीं रहा हूं तो क्या हो गया, बाकी सब चीज में तो अच्छा हूं। तो है ना, तो खुद पर विश्वास। हाँ, मतलब कोई आपको क्या लेबल लगा रहा है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर दिन कम से कम 30-40 पेज पढ़ो आप। दुनिया का महानतम आदमी वीडियो में अपनी जिंदगी बता रहा है, 50 इंटरव्यू में जा रहा है, खोल खोल के अपनी रहस्य बता रहा है। पहले रहस्य लोग छुपा के रखते थे, अब जिंदगी खोलते हैं, क्योंकि सबको गुरु भी बनना है, रोल मॉडल। 500-500 रुपए में उसकी बायोग्राफी मिल रही। अरे 25 पेज, रोज सुबह एक उज्जवल पाटनी शो देख लो। मार्केटिंग कमजोर है ना, मार्केटिंग वाला देख लो। पेरेंटिंग कमजोर है, पेरेंटिंग वाला देख लो। एक सुबह सुबह बैटरी को चार्ज कर रहे हो ना, पूरे दिन भर कौन आपकी बैटरी को हिला पाएगा? तो रीडिंग या अच्छा वीडियो देखना, ये सबको करना चाहिए, ये हैबिट आपको लेनी चाहिए। चौथा, स्टार्ट विथ वॉट एवर यू हैव एंड स्टार्ट नाउ। ठीक है, एक आइडियल टाइम आएगा, अपना भी दिन आएगा। मैं भी राइट एक दिन करके, अरे मर जाएगा एक दिन। बिल्कुल। कहीं एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि आपको बेस्ट होने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू बी फर्स्ट। आई थिंक एकदम परफेक्ट। फर्स्ट मतलब यू हैव टू बी नाउ। या दैट इज। लेकिन आज के सोसाइटी में एक ये समस्या भी बहुत है कि लोग डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन लेने में वो बहुत ही इनडिसिसिव हैं, या तो समझ नहीं पाते या घबराते हैं, या क्या ऐसे कारण हैं, और क्या ऐसी आप उनको हैबिट देंगे या ऐसे टिप देंगे कि उनका डिसीजन पावर जो है वो इन्हेंस हो जाए? हम लोग एक डायलॉग मारते हैं हमेशा, दुनिया में अधिकांश लोग औसत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय लिए। अधिकांश लोग औसत इसलिए क्योंकि उन्होंने निर्णय ही नहीं लिए। मैंने एक बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले, कभी औसत आदमी से सलाह मत लेना। तो यदि आप मेरे पास आके कोई सलाह लेंगे ना, तो मैं ना आपको राइट सलाह दूंगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा ये नहीं हो पाएगा, मैं आपको बोलूंगा यार इसको थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट कर दो, ये काम कर जाएगा। ठीक, तो कोई भी डिसीजन अच्छा या बुरा नहीं होता, आपको डिसीजन लेके उसको राइट बनाना पड़ता है। रतन टाटा ने जगुआर लैंड रोवर का डिसीजन लिया, उसी साल उन्होंने कोरस स्टील खरीदी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया के 10 सबसे खराब निर्णयों में उस साल वो शुमार हुए।
उसी जगुआर लैंड रोवर ने टाटा मोटर्स का भविष्य बदल दिया। नहीं तो पहले जो इंडिका आती थी, हम उसको बोलते थे हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं, सभी कुछ बचता है इसके अंदर। तो अब हारियर से लेके जितने भी और आए वो सब किसने चेंज किया? जगुआर लैंड रोवर ने चेंज किया। निर्णय अच्छे या बुरे नहीं होते, निर्णय आपको लेना पड़ता है और उनको इम्प्रोवाइज कर करके अच्छा बनाना पड़ता है। रूल 1। रूल 2, जब भी आपको किसी निर्णय पे डाउट हो, आप किसी अचीवर से सलाह लीजिए जिसने कुछ हासिल किया है। वो आपको फेलियर एग्जैक्टली नहीं बताएगा, वो आपको बताएगा क्या प्लस और क्या माइनस। ठीक, कोई भी समझदार आदमी ऐसा नहीं बोलता ये रद्दी, वो बताता है इसको क्या किया जा सकता है। तीसरा, जो भी आप निर्णय ले रहे हैं ना, हमेशा लिख के लीजिए। आज एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं और एक लास्ट में हैबिट दूंगा। एक लिख के लेने का मतलब क्या है? आपको जितने प्रोस एंड कॉन समझ आ रहे हैं ना, आप एक पेपर ले लो, एक साइड प्रोस लिखो, एक साइड कॉन लिखो और अपने आप से बहुत ईमानदार सवाल करो कि क्या वाकई में कॉन हैवी है कि प्रोस हैवी है। तो बहुत सारे निर्णय हम फियर ऑफ अननोन की वजह से नहीं लेते। यदि ऐसा हो गया तो, यदि वैसा हो गया तो, वो एक्चुअल में है नहीं। अच्छा, हमारा दिमाग क्या होता है, नेगेटिव को ज्यादा देखता है। एक बड़ी व्हाइट दीवार में एक ब्लैक डॉट कर दो, उसको ना व्हाइट दीवार नहीं दिखेगी, ब्लैक डॉट दिखता है, तो दिमाग नेगेटिव को कैच करता है और नेगेटिव को बड़ा कर देता है बहुत, तो हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। अब रोज रोज के छोटे निर्णय लेने के लिए 2 क्रांतिकारी हैबिट दे रहा हूं आपको। पहली हैबिट, इसको हम कहते हैं ओ गॉड। ओ गॉड का मतलब होता है 1 गोल 1 डे। ओके, ओ गॉड हैबिट। ठीक, मैं लोगों को बोलता हूं हर सुबह एक निर्णय लो, उसकी वैलिडिटी एक ही दिन की होनी चाहिए, रात तक की वैलिडिटी। तो आपके हाथ में ना एक दिन का कंट्रोल हमेशा पूरा रहता है, क्योंकि आज आप कहां हो आपको सब पता है। 5 दिन बाद का नहीं पता, बीमार हो जाओगे कि कहीं बाहर चले जाओगे। तो आज मैं अपने माँ बाप को 1 घंटे का क्वालिटी टाइम दूंगा, आज मैं किसी बुक के 50 पेज पढ़ूंगा, आज मेरा बहुत दिन से एक जन से बातचीत बंद है, आज मैं यार अपोलॉजी करके उसको खत्म करूंगा, मैं आज स्टाफ को बैठा के उनकी एक मीटिंग करूंगा। तो आप हर दिन एक निर्णय लोगे ना, तो आप ना 1 साल में 365 निर्णय लोगे और 365 निर्णय से किसी की भी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। ओनली 1। अच्छा, बढ़िया, मैं लोगों को क्या बोलता हूँ, हफ्ते में 5 निर्णय भी लेके कर दिए ना, खुद को बढ़िया गिफ्ट दो, खुद को पैम्पर करो। आप क्यों बाहर वाले से गिफ्ट का इंतजार करना हमेशा? एक्सटर्नल बेंचमार्किंग क्यों रखना, इंटरनल बेंचमार्किंग। चलो अपने लिए गिफ्ट खरीदो, कुरियर करके अपने ही घर में भेजो, अपने ही खोलो। ठीक, तो ये जो पूरी चीज़ है, इससे ये समझ में आता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने अंदर बिलीफ अपना जो है, जैसे कहा जाता है ना कि बिलीव इन योर सेल्फ, इस फॉर्मूले को आपको बहुत काम करना चाहिए। इसी बिलीव इन योर सेल्फ से हम अगर बात करें तो जनरली ये होता है, और हम छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़ में या छोटी जगहों पर रहने वाले, कम संसाधन जहाँ होते हैं, उन लोगों का अपने अंदर बिलीफ थोड़ा सा कम होता है। उनको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ अपने आप में यहाँ रहकर भी, आप तो एग्जाम्पल हैं ही कि यहाँ रहकर आप कहाँ पहुँचे हैं, तो छोटी जगह में रहना, कम संसाधन होना, उसके बावजूद हम लाइफ में एक्सेल कर सकें, इसके लिए कौन सी हैबिट है और कौन सा माइंडसेट? देखिए, मैं आज भी कहीं भी देश में अपने आप को छत्तीसगढ़िया बताता हूँ। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया वाला डायलॉग हम तो मार देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण यह है कि मैं ये मानता हूँ, उल्टा मेरे को लगता है स्मॉल जगह के लोगों को ना बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? कोई भी ऑफिस लगाना, उनके खर्चे कम होते हैं, उनको स्टाफ बहुत इजीली मिलता है, ट्रैवलिंग टाइम बहुत कम रहता है। आज बॉम्बे में किसी को सबब में रख दो आप, 2 घंटा उसका आने जाने में चले जाएगा। ठीक है, तो उसके अच्छा, लोग बहुत इजीली एक्सेसिबल होते हैं। स्मॉल टाउन की एक ब्यूटी होती है, आप ना किसी के पास भी जा सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। दिल्ली में आप पूरी ताकत झोंक दोगे, एक दिन में 1 आदमी से नहीं मिल पाओगे, यहाँ पे एक दिन में 7 आदमी से मिल लोगे। तो आज भी मेरे 30 स्टाफ छत्तीसगढ़ में बैठते हैं। आज भी हमारा कॉल सेंटर छत्तीसगढ़ में, वीडियो एडिटिंग का सेंटर छत्तीसगढ़ में ही रखा हुआ है हमने। तो मैं ये मानता हूँ कि इंटरनेट की एज में लोकेशन मायने नहीं रखती। ठीक, आप किसी कंपनी के बड़े कॉल सेंटर को फोन लगा रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं होता वो बैठ के कहाँ से बात कर रहे हैं। तो अमेरिका की कंपनी के सारे लोग यहाँ इंडिया में हायर करके बैठते हैं, इंडिया वाले उनके टाइम पे बैठ के दुनिया भर में प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है, अगेन इसका जवाब वैसे ही आएगा कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ से आप हैं, ये आपका एक बहाना है। यदि आप बोल रहे हैं कि मेरे को इस वजह से प्रॉब्लम है या मैं छोटी जगह का हूँ, तो मैं ये मानता हूँ यदि आपका प्रोडक्ट राइट है, आप उसमें मेहनत करने को तैयार हैं, यदि आपने कोई रोल मॉडल बना रखे, ये बहुत जरूरी है।
कि यदि कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई रोल मॉडल होना चाहिए। दो रोल मॉडल, एक इंडिविजुअल रोल मॉडल कि मुझे इस व्यक्ति के जैसे बनना है, तो आप उसको खाओ नहाओ पियो उड़ दो उस आदमी को, वो कैसे जीता है, उठता बैठता है, क्या बोलता है, उसका इंटरव्यू देख देख के उसके डायलॉग तक रट लो, आप वही डायलॉग मारना है। और कोई एक कंपनी को रोल मॉडल बना लो, जैसे मान लीजिए आप 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, तो आप कोई 50 करोड़ वाली कंपनी को रोल मॉडल मान लो, उस कंपनी को विजिट करो, वहाँ के मालिकों से बात करो, उनके हाथ पैर छो, उनको गुरु बना लो, उन्हीं के यहाँ का एक आदि स्टाफ उठाओ, उसको अपने यहाँ बिठाओ जिससे वहाँ का सेटअप आ जाए, तो वो 10x वाला क्या कर रहा है ना, उसके फुट स्टेप में आप चले जाओ। तो एकदम हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जिस दिन आप सितारों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं ना, उसी क्षण तय हो जाता है आपके हाथ में कीचड़ नहीं आएगा, क्योंकि आपका हाथ का डायरेक्शन ये हो गया। और सबसे अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, हर कोई बाहर दोष देता है, मेरी टीम खराब है, मेरा शहर खराब है, मेरा व्यापार खराब है, सरकार खराब है, कहीं तो भगवान खराब है, सब जिसको मिले, लेकिन आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जो बोल देगा मैं गड़बड़ हूं, मैं आलसी हूं, मैं कामचोर हूं, मैं नालायक हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करना, मैं बोलने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। और मैं एक हमेशा डायलॉग मारता हूं, जिस घर की टंकी में साफ पानी होगा वहां 50-50 रुपए का प्लास्टिक का नल लगाओ, हर नल से पानी साफ आएगा। जिस घर की टंकी में गंदा पानी होगा वहां पे साला खाली सोने का नल ठोक दो, खोलोगे पानी गंदा आएगा। तो यदि चलाने वाला राइट है, यदि सोचने का तरीका राइट है ना, तो आप जो काम करोगे वहां पे राइट होगा। सोचने के तरीके में गड़बड़ है तो पड़े रहो चवन्नी बन के। बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, आपने बहुत ही बड़ी बात बताई है ये आपकी छोटी सी चीज़ में, और इतनी बड़ी बात है कि अगर इसका इम्प्लीमेंट अगर हर व्यक्ति कर ले तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाइफ में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपसे बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि बात करते ही रहे, ख़त्म ही ना हो, लेकिन समय की तो नहीं। एंड आई एम रियली सॉरी। क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जब मुझे कोई लेक्चर करने बुलाता है ना, जैसे आधे घंटे के लिए बुलाता है तो मैं मना कर देता हूँ, कितनी फीस दे, मेरे को मजा ही नहीं आता, मेरी गाड़ी चालू नहीं होती। ठीक है, मेरे को अपने मन की बात मैं पूरी करता हूँ, तो आपके कोटे के हिसाब से मेरे जवाब लंबे हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो मीठी गोली से काम नहीं चलता, आजकल इंजेक्शन लगाना। Thank you for inviting me. It was amazing with you. And God bless you. God bless your channel. Thank you so much. आज इस पूरे कॉन्वर्सेशन में डॉक्टर उज्जवल पाटनी की एक फेमस लाइन, मैं अपनी ज़िंदगी का 100% मालिक हूँ, बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ में आया। एंड आई एम श्योर कि आप सभी इससे इत्तेफाक रखते होंगे। इसी तरह के हमारे आने वाले एपिसोड्स में इसी तरह की इंस्पायरिंग लाइफ जर्नीज़ को हम आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन, टेक केयर।